हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की वैक्सीन जिसका भारत समेत पूरी दुनिया को इंतजार है, उसको लेकर कुछ नए अपडेट्स मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट जाने वाले हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही है, उसके ट्रायल की बात चल रही है। पीएम मोदी कल वैक्सीन का अपडेट लेंगे। दुनिया के दूसरे देशों में भी वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच भारत में आज कोरोना के मामले 92 लाख के पार चले गए हैं। ऐसे में वैक्सीन का इंतजार देश को बेसब्री से है। तो आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का फिर से ग्लोबल ट्रायल होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ग्लोबल ट्रायल की बड़ी खबर आ रही है। वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद अब फिर से ग्लोबल ट्रायल की बात हो रही है, यानी बड़े स्तर पर एक बार फिर से इसका ट्रायल होगा। आपको बता दें, भारत में भी इस वैक्सीन पर काम चल रहा है। उसी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का फिर से ग्लोबल ट्रायल होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर विशेषज्ञों ने कुछ सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि इस ट्रायल से वैक्सीन के प्रोडक्शन पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को औपचारिक मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर ये आ रही है, जिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी चल रहा है, इसका अब एक बार फिर से ग्लोबल ट्रायल होगा, क्योंकि विशेषज्ञों ने इस पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि इससे इसके प्रोडक्शन पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ने वाला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस वैक्सीन को लेकर उठने लगे हैं सवाल, कौन सी वैक्सीन है पूरी तरह से तैयार, कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में समझिए। हिंदुस्तान को वैक्सीन का है इंतजार, क्योंकि तभी होगी कोरोना वायरस की हार। कोरोना महामारी के कहर के बीच वैक्सीन कब आएगी, इसकी चर्चा जोरों पर है। इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है ताजा अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो खबर जिसको सुनकर आपको झटका लगेगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर शंका पैदा हो गया है, जिसके मुताबिक कोरोना की ये वैक्सीन सिर्फ युवाओं के लिए ही बेहतर नतीजे दे रही है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल में उसकी दवा 90% कारगर साबित हुई है। सवाल मार्टिन बागोट ने उठाया है, जो कि डेली मिरर अखबार की हेल्थ और साइंस एडिटर हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन पर सवाल खड़े कर चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन के डेवलपर्स का कहना था कि वैक्सीन या तो 90% प्रभावशाली थी या 62% जिन लोगों को इस वैक्सीन का हाफ डोज मिला और फिर 1 महीने बाद फुल डोज मिला, उनमें इस वैक्सीन का प्रभाव 90% तक देखने को मिला। हालांकि जिन लोगों को 2 बार फुल डोज दी गई, उनमें सिर्फ 62% प्रभाव देखने को ही मिला। एस्ट्राजेनेका के सीईओ के मुताबिक कोविड वैक्सीन का वो नया ग्लोबल ट्रायल शुरू कर सकते हैं, जिससे वैक्सीन को लेकर कोई शक शुबा ना रह जाए। हिंदुस्तान को इसी वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे, जबकि 4 दिसंबर को 100 देशों के राजनयिक भी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इन सब के अलावा इस साल के अंत तक वैक्सीन के आ जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना मंजूरी के बेहद करीब है, लेकिन हर किसी तक इस वैक्सीन के पहुंचने में समय लगेगा। वैक्सीन को लेकर लगातार खबरें आ तो रही है, लेकिन तब तक आपको एक बात याद रखनी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कोरोना वैक्सीन का हर किसी को इंतजार है, लेकिन कोरोना के नए आंकड़े इस बीच देश के सामने आ गए हैं। देश में कोरोना के कल कुल केस आपको बता दें अब 93 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 43,000 नए केस पिछले 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं। 24 घंटे में ही कोरोना के कारण 492 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली, जो कि कोरोना कैपिटल बनती जा रही है, यहाँ पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। देश में कोरोना केसेस 93 लाख के पार पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, और 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 492 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से अब तक देश में 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
तो कोरोना वैक्सीन का हर किसी को इंतजार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जो मौजूद है उनसे इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए और एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो धीरज कौल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड की जो मेडिसिन तैयार हो रही है कोरोना वैक्सीन की, उस पर अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये कि अब उसका ग्लोबल ट्रायल होगा, तो इससे क्या इम्पैक्ट देखा जाए? क्या इससे प्रोडक्शन पे कोई कमी आएगी? क्या फिर ट्रायल जो है वो फिर से कोरोना वैक्सीन के आने में देरी कर सकते हैं? नमस्कार। देखिए, ये जानना जरूरी है कि जो 2 डोजेस थी कोरोना वैक्सीन की, जो ट्रायल थी, वो उसकी एक सर्टेन कंसंट्रेशन होती है वाइल में, जो 0 डे और 4 हफ्ते के बाद दी जाती थी और 14 डेज के बाद रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेजर करते थे। अब कुछ वाइल्स में ऐसा हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन है वो आधी रह गई, तो मतलब डोज तो पूरा मिला, लेकिन एक्चुअली जो वैक्सीन थी उसकी कंसंट्रेशन इतनी डाइल्यूटेड थी कि वो आधा डोज था। तो ये एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग एरर था। ये एक ऐसा नहीं था, एक प्लान्ड चीज नहीं थी, ये एक एरर हो गया स्टडी के अंदर और बड़े पैमाने पे हो गया। लेकिन रिजल्ट जब आए तो उसमें देखने में आया कि 90% एफिकेशियस है, जो मैं पहले पिछले इंटरव्यू में बताया आपके। अगर आप हाफ डोज फॉलोड बाय फुल डोज देते हैं और अगर आप 2 फुल डोज दे रहे हैं तो 62% एफिकेशियस है, कंबाइंड एफिकेसी 70% है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लिच है कि जितने भी लोगों को पहले हाफ डोज और पूरी उसके बाद फुल डोज मिली, वो सब यंग, रिलेटिवली यंग थे, 55 साल से कम थे, और 55 साल से कम लोगों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओल्डर। तो ये एक तरीके का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम बायस बोलते हैं, वो हो गया सिलेक्शन बायस सब टाइप का। तो इसीलिए इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली में उतना रिजल्ट दिखाएगी अगर हम एज ग्रुप को बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या कम कंसंट्रेशन पे? तो अब इसके लिए एक नई स्टडी को डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन घबराने की इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्टेज 1, 2, 3 के थ्रू नहीं जाएगी। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर ये ट्रायल डोज, सिर्फ 2 स्पेसिफिक ट्रायल होगा और एफिकेसी उसकी स्टडी की जाएगी। एज ऑफ नाउ एस्ट्राजेनेका की प्रोडक्शन फुल स्केल में चल रही है। ये जानना जरूरी है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.6 बिलियन के करीब, उसमें से तकरीबन 2 बिलियन लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तकरीबन 3.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट एस्ट्राजेनेका का मिला है। कोवैक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए काम करती है, WHO और गैची के थ्रू, जो कि बिल गेट मेलिंडा गेट की फाउंडेशन है। तो एस्ट्राजेनेका पे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीकी देशों का बहुत बड़ी उम्मीद है, और भारत की तो बहुत ही बड़ी उम्मीद है बिकॉज ऑफ सीरम मास प्रोड्यूशन वहां पे भी हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ग्लिच हुआ है और मैं बहुत अच्छी उम्मीद रखता हूं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर, सवाल यहाँ पर ये होता है कि जितनी भी दवाइयों की अभी हम असरदार होने की बात कर रहे हैं, कोई 90% एफिकेसी है, किसी की 95% एफिकेसी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब अभी भी कुछ कमी बाकी है, तो हम जब वैक्सीन के बड़े स्तर पर ट्रायल कर रहे हैं तो ये कितने लोगों पर प्रभावी साबित होती है, कितने लोगों पर नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए ऐसा है कि 6 प्रकार की वैक्सीन बनती है आमतौर से, जो अब वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए थे, इसीलिए इसमें बार बार ये सवाल होता है कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन कैसे बन रही है। तो उसमें काफी नो हाउ पहले से था, और जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, और बाकी मॉडर्ना, फाइजर, जाइडस कैडिला, स्पुतनिक, तो वैक्सीन प्लेटफॉर्म से पहले लोगों ने बना के रखे हुए हैं, उन पे काम चल रहा है। तो उसमें 6 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आमतौर से जो बनती थी पहले, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, वो ले लेते थे, उसकी जो मारक क्षमता है उसको कम करके उससे वैक्सीन बन जाती थी। दूसरा, वायरस को बिल्कुल इनएक्टिवेट करके डेड वायरस के उसमें से वो निकाल लिए प्रोटीन और उससे वैक्सीन बना ली। फिर जो कोविड की काफी बन रही है, उसमें जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड की सरफेस पे, उसको लेके भी वैक्सीन बन रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं, उनसे भी बनाते हैं। फिर एक जो कंपनी है वो मैसेंजर आरएनए है, उसको लिया हुआ है, डीएनए और आरएनए से भी वैक्सीन बन जाती है। और फिर वायरल वेक्टर को भी यूज कर लेते हैं। तो बहुत प्रकार से ये कोई अभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है पूरी तौर पे कि कैसे ये वैक्सीन
डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेज 1 जितने भी प्री क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के द्वारा सारे दवाइयों को और वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। तो प्री क्लिनिकल तो एनिमल पे होता है, जिसमें सेफ्टी देख लेते हैं कि सेफ्टी है, कोई एनिमल को कोई गंभीर परिणाम हुए तो वो प्री क्लिनिकल के बाद फिर फेज 1 आया, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स में 10, 20, 30 लोगों पे वो वैक्सीन को लगाते हैं और उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, बिल्कुल उनको बता दिया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है, वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, तो उनको वैक्सीन लगती है तो सेफ्टी के लिए लगती है। वो पहली जो फेज है वो सेफ्टी इंश्योर करती है। दूसरी फेज में थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, जिसमें सेफ्टी असेस होती है, साथ में उसको इम्यूनोजेनिसिटी भी थोड़ी सी देख लेते हैं 200 पे। उसमें जब सेफ्टी और एफिकेसी भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है फिर फेज 3 ट्रायल में जाते हैं। जैसे जा रहे हैं इस समय, ज्यादातर ये जो 3 हमारे कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन भारत में जो है, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जाइडस कैडिला, इसके अलावा मॉडर्ना और फाइजर, स्पुतनिक, ये सब अब तकरीबन फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं। इसमें एस्ट्राजेनेका थोड़ा आगे थी, लेकिन ये थोड़ी सी जो एक कंट्रोवर्सी आ गई हाफ डोज और फुल डोज की, उससे थोड़ा सा सेटबैक जरूर इनको लगता है। इसीलिए डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल यही था कि चूंकि ऑक्सफोर्ड की इस ग्लोबल ट्रायल की बात हो रही है, ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन की, तो अब क्या प्रोडक्शन में देरी होगी, क्या वैक्सीनेशन आने में देरी होगी? डॉक्टर धीरज कौर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर धीरज, अभी ये जिस तरह से जिस लेवल पर काम हो रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, ये तय है कि वैक्सीन आ जाएगी, 3 कंपनियां इस रेस पे काफी आगे हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन लेने वाला उसकी इम्यूनिटी कब तक रहेगी, इसको लेकर भी रिसर्च जरूर होगी और कोई रिजल्ट जरूर सामने आए होंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट है, जैसे आप अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सबसे जल्दी जो वैक्सीन ह्यूमन हिस्ट्री में मम्स की बनी है, 4+ साल लगे हैं। इस बार क्या हुआ है, क्योंकि काफी वैक्सीन बनती हैं और फेल हो जाती हैं, एफर्ट्स लॉस्ट होती हैं, तो यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था रैपस्पीड, जिसके अकॉर्डिंगली मॉडर्ना जैसी कंपनी जिसने आज तक एक वैक्सीन नहीं बनाई है, $2.5 बिलियन का उसे फंड मिला कि अगर आप वैक्सीन अभी से मास प्रोड्यूस करिए, जो कि उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए थे अगस्त के अंदर। अगस्त से वैक्सीन बननी शुरू हो चुकी है मॉडर्ना की, फाइजर की भी अगस्त, फाइजर और BNTX जो जर्मन कंपनी है वो अगस्त से बन रही है। तो इन्होंने तकरीबन 260 मिलियन कॉपीज का ऑर्डर दे रखा है दोनों कंपनीज को, और एस्ट्राजेनेका को भी दे रखा है। तो प्रोडक्शन तो बहुत एक्टिवली चालू है अगस्त से, क्योंकि उसके पैसे दिए जा चुके हैं यूएस सरकार के द्वारा, और वहां से एस्ट्राजेनेका को यूके गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब आ जाते हैं इस वैक्सीन का, ये जो नई इंफॉर्मेशन है, इससे प्रोडक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपनी ने वो जो वायरस थी उनको आइडेंटिफाई किया है जिसके अंदर कंसंट्रेशन डिफेक्टिव थी, और अब इसी बात को प्रूव करने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंटली हमको, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटली कभी कभी हमें नई अच्छी दवाई मिल जाती है। देखिए, अगर हम लोग यही प्रोडक्शन में अब जो 2 बिलियन लोगों को 2 बिलियन डोज हम कोवैक्स ने ऑर्डर की थी, अब वही 3.5 बिलियन हो जाएंगी, क्योंकि पहली डोज हाफ है, तो एक तरीके से कम दवाई ज्यादा लोगों को दी जाएगी। अगर हाफ और फुल, जो पहली बारी हाफ और उसके बाद फुल डोज मिलती है, तो ये बेटर होगा हमारे लिए, ताकि सेम अमाउंट ऑफ वैक्सीन से हम ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये एक्चुअली अच्छी खबर है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए वो एक शॉर्ट टर्म ट्रायल करेंगे, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, जो आपने मुझसे सवाल अभी पूछा, कि 2 चीजें होती हैं, ये जो वैक्सीन हम दे रहे हैं, ये हम आपको बचा सकते हैं वायरस से। क्या आपको बहुत सीरियस वायरस इंफेक्शन से बचाएगी, माइल्ड इंफेक्शन से बचाएगी, और तीसरी बात सबसे जरूरी, क्या आपको कैरियर स्टेट से भी बचा देगी, क्या आप किसी और को नहीं दे पाएंगे वायरस? तो उसका डाटा एस्ट्राजेनेका ने लिया है, क्योंकि हर हफ्ते उन्होंने पेशेंट्स के स्वाब किए हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि क्या वैक्सीन लगने के बाद उस पेशेंट को जब एक्सपोजर हुआ वायरस का, क्या वो वायरस को शेड कर रहा था। अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है तो एस्ट्राजेनेका को बहुत बड़ा एज मिलेगा दूसरी दवाइयों से, वो उसको भी डाटा को माइन कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अभी तक 10 करोड़ कॉपीज बना चुके हैं, जहां तक हमारे पास डाटा आ रहा है सीरम के साथ एस्ट्राजेनेका का। और मैं होप करता हूं कि इसकी अप्रूवल जो ब्रिटिश, आप जो मेरे मित्र जिनसे हम बात देख रहे हैं, पता लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अथॉरिटी दे दी है, और उनकी जो ड्रग ऑथराइजिंग एजेंसी है वो जोरों जोरों से काम कर रही है 7 डेज और एक्सटेंडेड आवर्स में।
तो मुझे बहुत उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको कुछ अच्छी खबर शायद मिल सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। सर, इस बीच एक बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से ये कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हम भी वेट कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सके और जब तक जो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसका ध्यान दिया जाए। तो हम बहुत हद तक टेस्टिंग पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने दावा कर दिया है कि जो एंटीजन टेस्ट है वो सिर्फ 40% ही सही आ रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कुछ स्टेट्स तो अभी ज्यादा लेवल पर एंटीजन टेस्ट ही कर रहे हैं, आरटीपीसीआर वहां ज्यादा नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जो एंटीजन टेस्ट है, इसमें टेस्ट की इतनी समस्या नहीं है जितनी करने वाले की है और सैंपल कैसे कलेक्ट किया है। क्योंकि सैंपल अगर एक्यूरेटली कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। लेकिन एंटीजन टेस्ट का ये मतलब होता है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, निगेटिव है तो फिर आप उसको रिकन्फर्म करने के लिए आरटीपीसीआर का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर के टेस्ट में भी 30% संभावना उसके फॉल्स निगेटिव की रहती है, तो दोबारा करना पड़ता है। कई बार सिम्टम्स होते हैं, रिपोर्ट में नहीं आता है, कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हर टेस्ट की अपनी सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहती है, तो इसको 100% मान के तो नहीं चल सकते किसी भी टेस्ट को। तो थोड़ी सी उसमें जो क्लेम है एंटीजन टेस्ट वालों का, वो तो है कि भाई 90% तक 85% तक एंटीजन टेस्ट ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड सैंपल ठीक से कलेक्ट किया हो, जिसमें वायरस आ गया हो, एंटीजन आ गया हो, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर वायरस नहीं होगा उस स्वाब में तो फिर ये टेस्ट निगेटिव आएगा। तो इसलिए हमको अगर लक्षण के साथ टेस्ट कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया है तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो आपको आरटीपीसीआर से कंफर्म करना ही पड़ेगा। डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप लगातार बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें ट्विटर के जरिए भी एबीपी न्यूज पर मिल रहे हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाओं पर कोरोना वैक्सीन अगर आती है तो किस तरीके का असर करेगी, उन पर असर करेगी या नहीं करेगी। तमाम सवाल है जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। तो देश ही नहीं, दुनिया भर में लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन आखिरकार कब तक आएगी। इसी पर एबीपी न्यूज पर लगातार चर्चा कर रहे हैं हम। 2 विशेष डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल और एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया कि दर्शकों के कई तरह के सवाल आ रहे हैं। हमने इम्यूनिटी पे जब बात की तो आपने कहा कि डेटा कलेक्ट किया गया कि अगर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है तो इस तरीके का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कंपनीज द्वारा कि कितनी इम्यूनिटी और कब तक। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर जो तमाम सवाल हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना सेफ होगा कोरोना का वैक्सीन, इसको लेकर भी कोई जानकारी? हाँ, देखिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है एज ऑफ नाउ, पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी बाय डिफॉल्ट एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है। आपकी खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम को लोअर करती है ताकि प्लेसेंटा और बेबी को एक्सेप्ट कर सके, तो उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट टू बिगिन विद कम होता है। लेकिन क्योंकि ये एमआरएनए वैक्सीन बेस्ड हैं, जो कि फाइजर और BNTX है, उसका कुछ प्रिलिमिनरी डाटा था और मॉडर्ना का, जिसके अंदर ये देखने में आ रहा है कि प्लेसेंटा के ऊपर कोई ऐसे सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और ये भी देखने में आ रहा है जो mRNA की वैक्सीन का प्लेटफॉर्म है वो प्लेसेंटल टिश्यू तक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। मतलब ये जानना जरूरी है, जैसे मैं पहले बताया, कि जब आप mRNA इंजेक्ट करते हैं, जो कि फाइजर की वैक्सीन के अंदर और मॉडर्ना में देखा गया है, आपके सेल्स उसे पिक करते हैं और उसके बाद वो खुद स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि हम इसको, एक बैरियर होता है यूट्रोप्लेसेंटल बैरियर, तो उसके थ्रू की मात्रा बहुत ही कम देखने में आ रही है। लेकिन एस्ट्राजेनिका का उसका डाटा अभी तक आउट नहीं है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर कोरोना वायरस हो जाए तो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी भी होती है, मतलब बच्चे के अंदर खून की परफ्यूजन मदर से वो भी इफेक्ट हो सकती है। हर चीज मेडिसिन में रिस्क वर्सेस बेनिफिट होती है। एज ऑफ नाउ वैक्सीन से अगर आप कोरोना से बचेंगे तो यहाँ जो हमारे पास अभी प्रिलिमिनरी डाटा है उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क। लेकिन अगले 2-3-4 हफ्ते के अंदर और क्लैरिटी आएगी। और ये जानना जरूरी है, ये तीनों कंपनीज का अभी 3rd स्टेज खत्म नहीं हुआ है, ये प्रिलिमिनरी डाटा है, एक स्नैपशॉट है, तो उसके असेस करके हम ये डेरिवेशंस निकाल रहे हैं। लेकिन पहली 2 कंपनीज का कुछ प्रिलिमिनरी डाटा है जो सेफ्टी प्रोटोकॉल अच्छा दिख रहा है उनका।
जी, तो डॉक्टर धीरज कौल, यकीन मानिए कि जो अभी आपने बात कही, हर कोई वही सुनना चाहता है कि प्रोस ज्यादा है, कॉन्स कम है, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल है तरह तरह के। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर धीरज कौल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना वैक्सीन का हर किसी को इंतजार है और इसको लेकर हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर।